वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। आज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो गॉस की थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। उन एप्लीकेशंस में हम लोगों ने देखा कि कोई अगर इनफाइनाइट स्टेट वायर है उसके कारण इंटेंसिटी क्या होगी। कोई अगर आपकी इंसुलेटेड यानी जो आपकी इंसुलेटेड प्लेट है अचालक पट्टिका है उसके कारण इंटेंसिटी पड़ी। चालक पट्टिका के कारण डायरेक्ट इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे वो भी हमने पिछले वीडियो में देखी थी। इस बार हम लोग गाउस के थ्योरम का उपयोग करके चालक पट्टिका के कारण तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा। अनंत विस्तार की चालक आवेशित पट्टिका के कारण तीव्रता हम निकालेंगे गाउस के नियम का उपयोग करके। मैंने आपको बताया था इसके 2-3 तरीके हैं। तो गाउस के नियम से कैसे इसके इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कोई पतली चालक पट्टिका है, इनफाइनाइट इसका जो साइज है इनफाइनाइट है। जब हम इसको चार्ज देंगे तो चालक होने के कारण इसके पूरे सरफेस में फैल जाएगा। तो उस पूरे सरफेस में मतलब क्या है कि इधर भी चार्ज आ जाएगा और इस तरफ भी चार्ज फैल जाएगा। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैंने सिग्मा मान लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा। वही कहानी जो अगर हमें गाउस थ्योरम लगानी है तो इसका हमें एक जो है एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस तरह से। अब इस एलिमेंट के कारण हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे और बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरी प्लेट की इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इस पार्ट में मैं क्या करूँगा कि एक शेप लेंगे, इस तरह का लेंगे कि उसमें ये जो पार्ट एलिमेंट है पूरा ढक जाए। तो इसको पूरा ढकने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको मैंने क्लोज कर लिया। ओके, तो इस क्लोज जो वॉल्यूम आयतन है, इस क्लोज आयतन में कितने सरफेस से फ्लक्स निकलने की पॉसिबिलिटी है पहले ही हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए ऐसा हमने एक सरफेस काटा इसका, तो कितने सरफेस बने इसमें, 1, 2 और एक ये सिलेंड्रिकल, वही 3 सरफेस बनेंगे। ये पहला सरफेस S1 ले लिया, दूसरा सरफेस S2 और जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने S3 एज्यूम कर लिया। तो इस S1 का सरफेस का जो एरिया एलिमेंट ds की डायरेक्शन ये हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही रहेगी और इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 0 हो जाएगा। जबकि जो तीसरा सरफेस है इसका जो एरिया एलिमेंट है वो ऊपर की ओर चला जाएगा जबकि उसकी इंटेंसिटी बाहर की ओर रहेगी। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन इनसाइड की मैं जब बात करूँगा तो इनसाइड में जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में ये बात समझा दी थी कि जो कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है। तो S2 के अंदर जो इंटेंसिटी हो जाएगी E इनसाइड वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि तीनों सरफेसेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो वही कहानी वापस से दोहराएंगे। सरफेस S1 के कारण निर्गत फ्लक्स, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, माना कोई अनंत विस्तार की चालक पट्टिका है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके किसी अल्पांश ds के कारण हमें इंटेंसिटी
कैलकुलेट करनी है, फिर हम समाकलन करके पूरी पट्टिका का निकाल लेंगे। तो जब हम इसके ds को एक इनक्लोज सरफेस में पैक करेंगे तो हमारे पास एक बेलनाकार आकृति चित्रानुसार प्राप्त हो जाएगी, जिसके सरफेस S1 के अल्पांश ds एवं तीव्रता की जो दिशा होगी वो समान होगी, अतः थीटा का मान या एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। सरफेस S2 के कारण जो इंटेंसिटी हमारे पास फ्लक्स अंदर की ओर मिलेगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि चालक है, और सरफेस S3 का जो ds है वो तीव्रता के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। अब हम लोग एक एक सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे और बाद में ऐड कर लेंगे। पृष्ठ S1 के कारण फ्लक्स फाइबर इक्वल हो जाएगा आपका ds इन सरफेस S1, ये फाइनल मान लेंगे। पृष्ठ S2 के कारण फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू S2 सरफेस के लिए ds अप्लाई करते हैं। पृष्ठ S3 के कारण निर्गत फ्लक्स φ3 बराबर S3 सरफेस ले लेंगे, ई डॉट ds ले लेंगे। अतः इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, अतः गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाइ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, दैट मीन्स फाइ इक्वल टू हो जाएगा ds ऑफ और सरफेस S1 प्लस S2 के लिए मैं लिख दूंगा ds और e को e in लिख दूंगा, यानी इनसाइड द इंटेंसिटी e in ds फॉर S2 प्लस e ds फॉर द सरफेस S3। कुल फ्लक्स या नेट फ्लक्स फाइ नेट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा e ds a डॉट b, ए बी कॉस थीटा। मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ डायरेक्ट, तो पहले पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू 0 है तो मैं थोड़ा 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सरफेस S1 क्योंकि इनसाइड इंटेंसिटी 0 है इसलिए ये टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस S3 e ds cos ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ। नेट फ्लक्स फाइ इक्वल टू हो जाएगा, e बाहर आ जाएगा फॉर सरफेस S1 ds प्लस 0 प्लस 0, वो भी टर्म कॉस 90 वाली 0 तो वो टर्म 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स हो जाएगा e एंड द सरफेस S1। अब देखिए ये S1 सरफेस सारी अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो मान लीजिए कि टोटल एरिया इसका S है, तो फाइ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी S, वैल्यू आ गई S। अब मैं यहाँ पर गॉस का नियम लगाऊंगा, गाउस के नियम से फाइ इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q इन लिख दें। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो समीकरण 1 से फाइ इक्वल टू ई बराबर S रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो फाइ की जगह रख दिया, फाइ की जगह रख दिया मैंने ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें इंटेंसिटी निकालेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q अपॉन S है यही तो सिग्मा होता है, Q अपॉन S टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस, जितना सरफेस लिया उसी का चार्ज लिया जाएगा।
दिस इज सिग्मा, ई इज इक्वल टू ये भाग सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म ई इज इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप का मतलब हो गया, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई अगर चादर है, वापस एक बार समझ लीजिए कि किसी चादर के कारण अगर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो किसी एक एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऐसे बाहर की ओर, एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा या डी कॉस थीटा इधर, डी ई साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर चला जाएगा। अच्छा, इससे जितनी दूरी पर ये पॉइंट है, तो चूंकि ये इनफाइनाइट शेप की है, साइज इसका इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट साइज होने के कारण इतनी दूरी पर एक एलिमेंट इधर भी होगा, जिसके कारण इंटेंसिटी इधर की ओर हो जाएगी, जिसका डी कॉस थीटा फिर इधर ही आ जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर ऊपर क्यों चला जाएगा। ऐसे ही किसी चादर, मान लीजिए ये बोर्ड ही एक आवेशित चादर है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो अगर इससे 10 सेंटीमीटर की ऊपर कोई बिंदु होगा तो 10 सेंटीमीटर नीचे भी होगा, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट होगा तो 5 सेंटीमीटर राइट भी होगा, अगर इस डायरेक्शन पर पॉइंट होगा तो इस डायरेक्शन पर पॉइंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट साइज की है। तो हर एक पार्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे वो इस वाले से ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले के वर्टिकल कंपोनेंट से नीचे वाले एलिमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो डी ई साइन थीटा है वो पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, और इस बिंदु पर तो इंटेंसिटी होगी वो केवल जो डी ई कॉस थीटा है उनके कुल योग के बराबर हो जाएगा, यानी सारी एक ही डायरेक्शन पर हो जाएंगे, डी ई कॉस थीटा सब एक तरफ जाएंगे तो वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ये जो थीटा है ये अलग एलिमेंट के लिए थीटा अलग हो जाएगा, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सारे तो ऐड हो जाएंगे पर जो साइन कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी चालक अगर कोई सीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी उस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, तो उसके कारण जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ करती है। तो ये पूरा एक डेरिवेशन है, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर करना है तो आपको इसी प्रोसेस से इसको कैलकुलेट करना है। अब हम इसके बाद गॉस थ्योरम से किसी आवेशित चालक गोले अचालक गोले के कारण इंटेंसिटीज निकालेंगे, किसी एक आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, जैसे कूलाम नियम से आती थी तीव्रता वैसे ही इसमें आ जाएगी। तो हम पॉइंट चार्ज के लिए आज देख लेते हैं इसी के साथ में। ये कंप्लीट है, इसमें देखिए कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ओके, देखिए बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू दिया गया है, जिसके कारण हमें आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे इसमें, वही कहानी, इस चार्ज को पूरा का पूरा एक आप यूनिफॉर्म शेप से इसको इनक्लोज कर लेंगे। अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर निकल रही होंगी। मैं क्या करूँगा कि इसका एक एलिमेंट मैंने कहीं पर ले लिया, तो एलिमेंट लेंगे कहीं पर भी ले लो, आप यहाँ पर लेंगे तो इसको ले लीजिए, और छोटा एलिमेंट लेंगे तो आपको पता है कि जो इसकी रेडियस आती है वो जो आपकी परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो पृष्ठ के लंबवत यानी पृष्ठ की डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर है और इंटेंसिटी तो बाहर की ओर है ही, तो इसके बीच में जो एंगल है वो
0 डिग्री हो जाएगा। किसी पॉइंट पर लेंगे, आप यहाँ निकालेंगे तो इंटेंसिटी बाहर की ओर हो जाएगी और इसकी सरफेस भी बाहर की ओर हो जाएगी। यानी कोई भी एलिमेंट लेंगे जो काल्पनिक गोला लिया गया है, काल्पनिक गोला लिया गया है, उस गोले के किसी भी स्थान पर, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में कई सारे छोटे छोटे शेप बने होते हैं, डिजाइन बनी होती है, तो कोई एक डिजाइन ले लीजिए, तो वो केंद्र पर जब हम एक लाइन उस डिजाइन पर खींचेंगे तो वो सीधे सीधे परपेंडिकुलर जाएगी और उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो भी बाहर की ओर जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए इंटेंसिटी जो है वो हमेशा जो उसका वेक्टर एरिया है उसके जो एलोंग जाएगा, यानी उनके बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री रहेगा। यहाँ पर भी 0 डिग्री दिख रहा है मुझे। तो बताइए पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो हम वही कहानी फ्लक्स निकालेंगे पहले इसमें। तो किसी अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, किसी अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? d phi = E ds। अब हम पूरे अगर स्क्वायर के लिए लेंगे तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर है ना, समाकलन कर लेंगे तो phi = हो जाएगा E ds cos ऑफ थीटा, E ds cos ऑफ 0, E ds cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ds का समाकलन, यानी हम पूरे गोले के ds को जोड़ लेंगे, तो सारे ds को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो पूरा सरफेस कवर कर लेगा, स्फीयर का पूरा सरफेस। कोई फुटबॉल है, उसकी छोटी छोटी डिजाइन्स हैं, वो ds एरिया में, तो सबको जोड़ोगे तो फुटबॉल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो टोटल एरिया है वो इस गोले के, जो r त्रिज्या का गोला लिया गया है, इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। phi = हो जाएगा आपका E इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। तो गोले का एरिया क्या होता है भाई? और पाई r², यहाँ r की त्रिज्या है। phi = हो गया आपका E इंटू 4 πr²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाउस का नियम लगा देंगे। गाउस के नियम से phi = होता है Q/ε0, यानी कि Q इन कह सकते हो, इनसाइड द चार्ज। तो इसके इनसाइड चार्ज कितना है? Q है, तो मैंने Q लिख दिया यहाँ पर। समीकरण 105 की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फाइल लिख दूंगा मैं E इंटू 4 πr² = Q/ε0। इसका जो मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? E = 1/4 πr², यह फॉर्म में आ जाएगा, और Q/ε आपका लिखा हुआ है। दैट्स क्लियर। या इंटेंसिटी हो जाएगी आपका 1/4 πε0 इंटू Q/r²। इसको हम लोग एयर या वैक्यूम के लिए K लिख देते हैं, तो E = हो जाएगा आपका KQ/r²। यही इंटेंसिटी हम जो कूलाम फोर्स की सहायता से निकालते थे, तो KQ/r² आया करती थी इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर = हो जाएगा KQ/r² या मॉड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर कर सकते हो, तो यहाँ पर r²। क्यों? क्योंकि जो इसका पोजीशन वेक्टर है ना P का, उसी डायरेक्शन पर इंटेंसिटी है, और इसका ग्राफ उसी तरीके से स्लोप बना देगा, इस तरीके से घटता हुआ चला जाएगा जैसा कि पहले बनाया गया था। तो ये हो गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण गाउस के नियम से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल कह सकते हो,
उनके कारण निकालेंगे, और चालक और अचालक दोनों के कारण तीव्रता निकालेंगे। इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस पर इंटेंसिटीज निकालेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।